हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी क्लिक करके आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर बात करेंगे कि किसान किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो किसानों की केवल एक ही मांग थी कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए, लेकिन जब किसान यूनियन के नेताओं की 1 दिसंबर को सरकार के मंत्रियों के साथ में मीटिंग हुई, उसके बाद में किसानों की मांग बढ़ गई और अब किसानों की 6 मांगे हैं। पहली मांग है कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे। दूसरी मांग है कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। तीसरी मांग है कि एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। चौथी मांग है पराली जलाने पर जेल और जुर्माने के कानून को वापस लिया जाए। पांचवी मांग है किसानों के लिए बिजली और डीजल के 50% रेट किए जाएं। छठी और आखिरी मांग है कि किसानों के खिलाफ देश भर में जो भी केस दायर हुए हैं उन सारे केसों को वापस लिया जाए और किसानों को रिहा किया जाए। तो दोस्तों, 1 बाय 1 इन मांगों को समझते हैं और देखते हैं कि सरकार क्या कर सकती है इन मांगों के बारे में। और इन सारी मांगों पर मैं अपना व्यू देना चाहता हूं कि मैं इन सारी मांगों के बारे में क्या सोचता हूं। और अगर पहली मांग की बात करें कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, तो यह सही नहीं है। सरकार को असेंशियल कम्युनिटी एक्ट को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यह कानून आम लोगों के हक में नहीं है और साथ ही सरकार को दूसरे कानून में भी बदलाव करके लाना चाहिए। अब बात करते हैं किसानों की दूसरी और तीसरी मांग के बारे में कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। मुझे भी लगता है कि अब सरकार को एमएसपी पर कानून लाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति एमएसपी से कम रेट पर किसानों की फसल को ना खरीदे और किसानों को भी उनकी फसल के अच्छे दाम मिल सके। और अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से कम दामों पर किसान की फसल को खरीदता है तो उसे जेल व जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी मांग के बारे में कि सरकार पराली को जलाने पर जेल व जुर्माने के कानून को वापस ले। मेरा मानना है कि अब किसान भाइयों को भी समझना चाहिए कि जब वह पराली को खेतों में जला देते हैं तो दिल्ली के लोगों की कैसी दशा हो जाती है। और यहाँ पर मैं किसानों की गलती के साथ साथ में सरकार की गलती को भी मानता हूँ कि सरकार इतने सालों में कोई अच्छा विकल्प नहीं लाई है ताकि किसानों को पराली जलाने का मौका ही न दिया जाए। लेकिन इस साल दिल्ली सरकार ने कुछ विकल्प ढूंढे हैं, जैसे कि पराली को बायोकम्पोस्ट कर देना, और इसके लिए सरकार फ्री में किसानों को केमिकल दे रही है ताकि किसान अपनी पराली को खेत में ना जलाएं। और अब बात करते हैं पांचवी मांग के बारे में कि सरकार बिजली के और डीजल के दाम को आधा कर दे। मेरा मानना है कि यहाँ सरकार को किसानों की यह मांग को समझना चाहिए और किसानों के लिए बिजली व डीजल के दामों में कुछ न कुछ सब्सिडी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को खेतों में इस्तेमाल होने वाली बिजली और डीजल के दामों में कुछ रियायतें मिल सकें, या फिर सब्सिडी का लाभ सीधा किसानों के खातों में दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं छठी और आखिरी मांग के बारे में, और यह मांग है कि सरकार किसानों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों को वापस ले। मेरा मानना है कि यहाँ किसान भाइयों को भी समझना चाहिए कि पराली जलाना अब एक कानूनी जुर्म है और ऐसा करने के बाद सजा मिलना तो स्वाभाविक ही है। तो किसानों को भी समझना चाहिए कि जब कोई कानून गुनाह होता है तो उसके लिए सजा का ही प्रावधान होता है और सरकार द्वारा ऐसा करना भी जरूरी है ताकि पराली जलाने के मामले को कम किया जा सके। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि इन सारी मांगों पर सरकार का क्या रुख है। सरकार की तरफ से किसानों की मांग को सुनने के लिए 3 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अंदर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और पंजाब के मंत्री सोम प्रकाश हैं। और जब 3 दिसंबर को इन मंत्रियों की मीटिंग किसान यूनियन के नेताओं के साथ में हुई थी, तो 7 घंटे की मीटिंग के बाद में यह पता लगा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एमएसपी को नहीं हटाएंगे और साथ ही वह इस मुद्दे पर कोई कानून भी लाएंगे।
और किसानों की बाकी सारी मांगों को 5 दिसंबर की मीटिंग में सुना जाएगा। और साथ ही सरकार ने यह भी करा है कि वह तीनों कानून को वापस नहीं लेंगे। वह इन तीनों कानून में 8 बदलाव करके इन कानून को किसानों के अनुसार कर देंगे। लेकिन किसान यूनियन के नेता सरकार की इस बात के खिलाफ हैं और वह चाहते हैं कि सरकार इन कानून को वापस ले। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि इस आंदोलन पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कुछ अन्य लोग इस आंदोलन का कैसे गलत फायदा उठाना चाहते हैं। गुरु नानक जयंती के मौके पर जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपने देश में रह रहे सिख समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार को किसान की मांगों को समझना चाहिए और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बात पर हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज करके बताया कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है और इस मामले को कैसे हल करना है यह हम ही देखेंगे। किसी भी देश को हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन में आए कुछ असामाजिक तत्वों के बारे में। कुछ दिन पहले तक किसानों का यह आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन में कभी तो शाहीन बाग के लोग अपनी मांग को लेकर आ जाते हैं और कभी जेएनयू से जुड़े हुए लोग। और दुख तो तब होता है जब इस शांतिपूर्ण आंदोलन के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो खालिस्तान की मांग करने लगते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और यह बहुत ही दुख होता है जब किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के सहारे कुछ असामाजिक तत्व अपना एजेंडा चला रहे हैं और वह गलत चीज़ों की मांग करने लगते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं कि यह आंदोलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान ही क्यों कर रहे हैं। हमारे देश में मंडी की व्यवस्था केवल इन्हीं 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा है और इन राज्यों के किसानों को लगता है कि नए कानून के आने से सरकार इन मंडियों को ख़त्म कर देगी और इन मंडियों की जगह बड़ी बड़ी कंपनियां ले लेंगी जो किसानों का शोषण करेंगी। और किसानों को लगता है कि अगर एक बार यह मंडी ख़त्म हो गई तो वह अपनी फसल को कहां बेचेंगे। लेकिन किसानों का यह तर्क सही नहीं है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किसान अपनी कुल फसल का केवल 6 से 8% ही मंडी में बेचता है, बाकी सारी फसल वह मंडी के बाहर ही बेचते हैं। तो पता नहीं क्यों किसान इन मंडियों को लेकर इस आंदोलन को उग्र बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं किसानों को इस कानून से क्या फ़ायदा हुआ और इसको समझने के लिए हम कुछ किसानों की सक्सेस स्टोरी को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के विनायक हेगड़े के बारे में। विनायक पिछले कुछ सालों से अपनी 8 एकड़ की जमीन पर धनिये की खेती कर रहे थे, लेकिन आज तक कभी भी विनायक को उनकी फसल का मनचाहा दाम नहीं मिला। लेकिन इस नए कानून के आने के बाद विनायक ने महाराष्ट्र के शिवाजी दराडी नाम के व्यापारी के साथ अपनी फसल का एग्रीमेंट किया और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून के बाद विनायक को उनकी धनिये की फसल से 12,51,000 रुपये मिले हैं और इस राशि से वह बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उन्होंने बताया कि आज तक उन्हें धनिये की फसल से इतने पैसे कभी नहीं मिले। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हरिद्वार के मनमोहन के बारे में। मनमोहन अपनी 10 एकड़ की ज़मीन पर मशरूम, शिमला मिर्च, टमाटर की खेती करते हैं, लेकिन मनमोहन को आज तक इन सब्जी के अच्छे दाम नहीं मिले मार्केट के अंदर। लेकिन नए कानून के आने के बाद में मनमोहन ने मशरूम की फसल के लिए रिलायंस कंपनी के साथ में, टमाटर की फसल के लिए मोर और बिग बास्केट कंपनी के साथ में और शिमला मिर्च की फसल के लिए डोमिनोज जैसी बड़ी कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया है, जिससे अब उन्हें बिचौलियों को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही उन्हें अपनी फसल के अच्छे दाम भी मिले हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं राजस्थान के रहने वाले असलम के बारे में। असलम अपने जिले में किसानों से जुड़ी एक संस्था चलाते हैं। वह किसानों की सोयाबीन की फसल को बिकवाने में मदद करते हैं। असलम बताते हैं कि मार्केट में सोयाबीन की फसल का दाम 3500 रुपये प्रति कुंटल है, लेकिन असलम ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मदद से किसानों की यह सोयाबीन की फसल 4100 रुपये प्रति कुंटल के दाम से बिकवाई है।
और उनको लगता है कि यह कानून हमारे देश के अंदर किसानों की दशा को बदल देगा। और किसानों की सफलता की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है इस नए कानून के आने के बाद, बल्कि यह लिस्ट तो बहुत ही बड़ी है। इस लिस्ट में चाहे हम गुजरात के अहमद पटेल के बारे में बात करें, चाहे फिर वेस्ट बंगाल के ब्रजेश के बारे में बात करें, और इन सफलता की कहानियों को देखकर यही लगता है कि किसानों को भी अच्छे से समझना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। केवल नेताओं के कहने पर उन्हें आंदोलन नहीं करना चाहिए। छठे और आखिरी नंबर पर बात करेंगे कि हमारे देश में किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से सन 2016 तक किसानों की इनकम 21 से 22 गुना बढ़ी है। और वहीं हम दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों की बात करें तो आज़ादी से अब तक उनकी इनकम 180 गुना बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, 180 गुना। और अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की बात करें तो उनकी इनकम 220 गुना बढ़ी है। और वहीं अगर हम अपने देश के एक मिडिल क्लास पर्सन के बारे में बात करें तो उसकी इनकम भी 130 गुना से 150 गुना बढ़ गई है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में किसानों को किस नज़र से देखा जाता है और किसानों की हालत आज कैसी हो गई है। और यह भी सच्चाई है कि हमारे देश में किसानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। आज तक किसी भी सरकार ने ना तो किसानों के लिए कुछ किया है और ना ही कोई सरकार कुछ करना चाहती है। और जब इन किसानों के लिए कुछ करने की बारी आती है तो सरकार इलेक्शन जीतने के बाद में केवल इन किसानों का कर्जा माफ़ कर देती है, लेकिन आज तक कुछ भी बुनियादी बदलाव नहीं करे गए हैं इन किसानों की इस दशा को सुधारने के लिए। और अब वह समय आ गया है कि सरकार को भी इन किसानों की समस्या को समझना चाहिए और साथ ही इनकी इस दशा को सुधारने के लिए कुछ बुनियादी बदलाव करने चाहिए, ताकि यह किसान भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सके और साथ ही हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका को और अच्छे तरीके से निभा सके। और आपको यह भी जानना चाहिए, जब वुहान वायरस के कारण हमारे देश में लॉकडाउन लगा था और हमारे देश की इकोनॉमी लगातार गिर रही थी, तो उस समय पर ये किसान भाई ही थे जिन्होंने 3% का कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे देश की इकोनॉमी में, वरना इस साल हमारे देश की इकोनॉमी 28% से गिरती। और अगर आगे की बात करें कि इस आंदोलन को लेकर किसान क्या चाहते हैं, तो 4 दिसंबर को किसानों ने ऐलान करा है कि वह 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। इससे यह पता लग रहा है कि किसान अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं, ताकि सरकार उनके आगे झुक जाए और उनकी सारी मांगों को मान ले। और जैसा कि आप जानते हो कि आज 5 दिसंबर को भी किसान यूनियन के नेता और सरकार के मिनिस्टरों के बीच में मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग का जो भी नतीजा होगा उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और किसानों की इन सारी मांगों पर आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।